हेलो एवरीवन। आपको पता ही है कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ नए आइडियाज उभर के आ रहे थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे सियासी और समाजी ताकतों का उभार हुआ, जैसे सोशलिज्म, यूथ पावर, ट्रेड यूनियनिज्म और कास्ट मूवमेंट्स। ये सब कैसे हमारे आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बने, तो आइए तफसील से समझते हैं। तीसरी दिहाई यानी 1920s का दौर हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ था, क्योंकि सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही थी बल्कि नए आइडियाज़, नए लीडर्स और नए मूवमेंट्स का जन्म हो रहा था जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा तय करने वाले थे। तो 1920s में दुनिया भर में एक सोच बढ़ रही थी सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की। तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद क्या होता है, दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने देखा कि किस तरह से एक मजदूर और किसान हुकूमत कायम हो सकती है। इसी का असर हिंदुस्तान के नौजवानों पर भी पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अंग्रेजों को हटा देना काफी नहीं है, बल्कि देश के अंदर जो जमींदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का जुल्म है उनको भी खत्म करना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नए लीडर्स नए तरीके से सोच रहे थे। वो कहते थे कि गांधी जी का नॉन वायलेंस और ग्रेजुअल रिफॉर्म का तरीका अहम है, लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी और समाजी नाइंसाफी को एड्रेस करने के लिए ज्यादा तेजी और रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। और इसी दौरान हमें देखने को मिलता है जन्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। इसका आगाज होता है 1920 में ताशकंद में, जहां एम.एन. रॉय और उनके साथी ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉर्मल शेप दी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। 1924 में एक केस सामने आता है जिसमें कई कम्युनिस्ट लीडर को जेल भेज दिया जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, जिसमें 31 कम्युनिस्ट्स और ट्रेड यूनियन लीडर्स के खिलाफ एक्शन हुआ। तो ये सब इवेंट्स हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे भारत में एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी का जो है विकास हो रहा था। दैट वाज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो थे, डिस्पाइट रिप्रेशन, कांग्रेस और दूसरी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। तो ये हमने बात की कम्युनिस्ट मूवमेंट की, कम्युनिस्ट आइडियाज की कि कैसे ये उभर रहे थे। अब हम बात करते हैं यूथ एक्टिविज्म की। तो इस दौर में हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स और नौजवान सिर्फ पढ़ाई तक महदूद नहीं रहे। उन्होंने समझा कि आज़ादी की जंग में उनका भी एक बड़ा किरदार है। इसीलिए हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट लीग्स और यूनियंस देखने को मिलते हैं इस दौर में। वो बनने लगे। और 1928 में ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने नौजवानों से खिताब किया और उनको पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए मोटिवेट किया। नौजवानों ने अंग्रेज के खिलाफ रैलीज निकाली, स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल किया और स्लोगन्स दिए जैसे पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आजादी हमारा हक है। इस वक्त का नौजवान हिंदुस्तान के नए लीडरशिप स्ट्रक्चर को जन्म दे रहा था। अगर हम बात करें पीजेंट एजिटेशन की, किसानों की तहरीक की, तो हिंदुस्तान का असली चेहरा उस वक्त गाँव में रहता था और वहां के किसान अपने दुख दर्द के साथ उठने लगे थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें, उसमें किसान मांग कर रहे थे किराए में कमी होनी चाहिए, जबरदस्ती जो बेदखली है उससे बचाव हमें चाहिए, कर्ज से हमें छुटकारा चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स किसानों की ओर से बढ़ रही थी। आंध्र के रामपा रीजन में, राजस्थान में, मद्रास में, बम्बई में, वहां के रायतवाड़ी इलाकों में भी किसानों का रेजिस्टेंस देखने को हमें मिलता है। सबसे मशहूर आंदोलन था बरदोली सत्याग्रह 1928, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया और किसानों के हुकूक के लिए अंग्रेज हुकूमत से लड़ाई भी की। तो ये तहरीक हिंदुस्तान के आम आदमी की आवाज बन गई थी। अब अगर हम ट्रेड यूनियनिज्म की बात करें तो उसका असर भी अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी काम करने वाले मजदूर जाग उठे थे। और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का आगाज हुआ और लाला लाजपत राय बने इसके पहले प्रेसिडेंट। दीवान चमनलाल जो है वो बने जनरल सेक्रेटरी। और 1920s के दौरान कई इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हमें देखने को मिलती है, जैसे
खड़गपुर रेलवे स्ट्राइक, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स स्ट्राइक, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स का हड़ताल, जिसमें 1.5 लाख मजदूर 5 महीने तक काम छोड़कर बैठ गए थे। 1923 में हिंदुस्तान में पहली बार मे डे का सेलिब्रेशन हुआ, जो वर्कर्स राइट्स को मनवाने का एक ग्लोबल दिन था। मजदूर तहरीक अब एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बन चुकी थी, जो आज़ादी की लड़ाई का एक इंटीग्रल हिस्सा थी। अब अगर हम जाति और वर्ग पर मबनी मूवमेंट्स यानी कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स की बात करें, तो हमें इस टाइम पे वो मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है। तो जाति और समाजी जो मूवमेंट्स थी वो भी हमें देखने को मिलती है। इस दौर में वो उभर के आई, जैसे हमें जस्टिस पार्टी देखने को मिलती है मद्रास में। जाति बेस्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का डिमांड इन्होंने रखा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में हमें देखने को मिली, पेरियार बाय पेरियार। जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। वैसे ही हमें सत्यशोधक मूवमेंट और भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र में मिलते हैं। जाति समानता के लिए उन्होंने काम बहुत किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो महाराष्ट्र जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस के राइट्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। इस दौरान केरला में भी एक मूवमेंट उठी और बिहार में यादवाज का मूवमेंट सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा था। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी फार्मर्स और आर्टिजन्स की भलाई के लिए काम करती थी। तो ये मूवमेंट सारी की सारी चंद एग्जाम्पल्स याद रखे तो हिंदुस्तान की अंदरूनी समाजी बदलाव की मिसाल थे, जो आज़ादी की मूवमेंट के साथ साथ चल रहे थे। तो ये था एक मुकम्मल जायजा उन नए जज्बातों का जो 1920s में हिंदुस्तान की तहरीक में जान डाल गए। सोशलिस्टिक आइडिया, नौजवानों की ताकत, मजदूर तहरीक, सब ने मिलकर आज़ादी के रास्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक।